आप जिन फोटोज को स्क्रीन पर स्लाइड होते हुए देख रहे हो, क्या आपको पता है ये किसकी फोटो है? यह IB1401 एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी सिर्फ 4 KB की थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि मैं आखिर आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। असल में यह कंप्यूटर टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज यानी कि TCS का पहला कंप्यूटर था। और यहाँ पर मजेदार बात तो यह है कि TCS इसको खरीद नहीं पाई थी, बल्कि लीज पर लेकर इसे अपना काम चलाया करती थी। आज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है, जो द वर्ल्ड बैंक, JP मॉर्गन, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स को भी IT सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि TCS की शुरुआत इतनी कठिनाइयों से हुई थी कि उसकी स्टोरी सुनने के बाद आपकी और मेरे बगल में बैठे मेरे दोस्त की रूह कांप जाएगी। वही TCS जिसने भारत को पासपोर्ट सेवा केंद्र, IRCTC ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम, इंडियन पोस्ट डिजिटलाइजेशन और इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल जैसे रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म दिए, आज TCS भारत के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर्स में से एक है, जिसमें 6 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम किया करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर को समाज में खतरनाक माना जाता था, तब TCS जैसी IT कंपनी कैसे स्टेब्लिश हुई? आज की इस वीडियो में हम आपको TCS की इंस्पायरिंग जर्नी को पूरे विस्तार से समझाने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब टाटा ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट की एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ग्रुप के अलग अलग कंपनीज के ऑपरेशन और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात होनी थी। उस टाइम टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे JRD टाटा, जबकि सीनियर एग्जीक्यूटिव और JRD टाटा के सलाहकार थे उनके ही अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि साले, लेस्ली सुहानी। इस मीटिंग के डिस्कशन के दौरान लेस्ली सहानी ने एक बड़ा इशू उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनीज के इतने सारे डाटा को अब मैन्युअली मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए हमें अब कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की IT कंपनी बनाने का प्रपोजल रखा। अब वैसे तो ये आइडिया JRD टाटा को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना आसान नहीं था जितना सुनने में आसान लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ना तो एक भी कंप्यूटर था और ना ही ऐसे प्रोफेशनल जो उसे ऑपरेट कर पाए। काफी सोच विचार करने के बाद JRD टाटा ने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि TAS को शुरुआत करने की पहल की और कुछ हाईली स्किल्ड लोगों को इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया। लेकिन TAS ही क्यों? असल में जिस तरह देश को चलाने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS से लोगों को चुना जाता है, ठीक इसी तरह टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से उन स्किल्ड लोगों को चुना जाएगा, यानी कि यूं कहे तो चुना जाता था। और उन लोगों को चुना जाता था जो लोग टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज में हाई लेवल मैनेजमेंट और लीडरशिप के रोल्स को संभाला करते थे। और इसमें सेलेक्ट होना एक IAS की तरह मुश्किल था। अब यहाँ पर लोगों को तो चुन लिया गया था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कंप्यूटर्स का इंतजाम आखिर कैसे किया जाए, क्योंकि असल में देखा जाए तो उस टाइम पर इंडिया में कंप्यूटर्स थे ही नहीं, और यहाँ तक कि टाटा के पास भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम बजट था, जिसकी वजह से वो बाहर के देशों से महंगे महंगे कंप्यूटर्स नहीं खरीद सकते थे। वैसे आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि जो उस टाइम पर TCS को जिस टाइप के कंप्यूटर की जरूरत थी, उसको खरीदने में करीबन $1 मिलियन का खर्चा आता। सोच रहे हो उस टाइम पर $1 मिलियन, जिसको अगर आज के इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो करीबन 8 करोड़ 48 लाख के बराबर होंगे। और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि उस समय के 8 आखिर कितनी बड़ी रकम होगी। इसीलिए JRD टाटा ने बीच का रास्ता निकाला और IBM से उनका 1401 मॉडल का कंप्यूटर लीज पर ले लिया। और ये कंप्यूटर आगे चलकर न सिर्फ टाटा के लिए बल्कि पूरी देश की इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। IBM 1401 उस समय के लिए अल्ट्रा मॉडर्न मशीन थी, जिसे डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहा जाता था। वैसे तो ये उस टाइम का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर मॉडल था, लेकिन आजकल के लैपटॉप या फिर PC से अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी अलग था। असल में ये कंप्यूटर एक पूरे कमरे के साइज का था, जिसकी मेमोरी मात्र 4 KB की थी। फिर भी उस दौर का ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डाटा मैनेजमेंट और ऑटोमेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन टूल साबित हुआ। तो अब इस तरीके से JRD टाटा के पास अब कंपनी के लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम थी, छोटी सी, और उन सभी के लिए कंप्यूटर का भी इंतजाम हो चुका था। अब आता है 1966 का दौर, जब उन्होंने मुंबई के चर्च गेट एरिया में एक बिल्डिंग जिसका नाम था निर्मल बिल्डिंग, उसके अंदर अपना पहला ऑफिस सेटअप किया और कंपनी का नाम रखा गया टाटा कंप्यूटर सिस्टम, जिसे कि कुछ टाइम के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS रख दिया गया। जल्द ही TCS की टीम ने इस कंप्यूटर की मदद से पंच कार्ड को प्रोसेस
डाटा स्टोर और एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये पंच कार्ड क्या होता है। असल में पंच कार्ड एक रेक्टेंगल कागज का टुकड़ा होता है जिस पर छोटे छोटे होल्स पंच किए जाते हैं और हर एक होल और हर एक नंबर या फिर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। ये सारे के सारे होल्स एक स्पेशल मशीन जिसे पंच कार्ड रीडर कहते हैं उसके जरिए पढ़े जाते थे और रीडर उन होल्स को स्कैन करके डेटा को प्रोसेस करने का काम किया करता था। शुरुआत में टीसीएस का पहला काम अपनी सिस्टर कंपनी टिस्को जिसे हम टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं उसके लिए डेटा प्रोसेसिंग का काम किया करते थे। इसके बाद टीसीएस ने टेल्को जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस टाइम तक टीसीएस की कंपनी बिना किसी लीडर के अंडर काम कर रही थी और उनके लिए कोई डिफाइंड गोल भी नहीं था। इसीलिए जे.आर.डी. टाटा ने 1968 में एफ.सी. कोहली यानी कि फकीर चंद कोहली को टीसीएस का जनरल मैनेजर बना दिया। आपको बताते चले कि एफ.सी. कोहली उस समय पर टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी में चीफ इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और उनका टीसीएस में आने का कोई भी इरादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने साफ साफ जे.आर.डी. टाटा से कहा कि सर मुझको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो टाटा इलेक्ट्रिक में ठीक हूँ। लेकिन जे.आर.डी. टाटा एफ.सी. कोहली के टैलेंट को पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि कंप्यूटर तो कोई नहीं जानता। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि कंप्यूटर तो कोई नहीं जानता इंडिया में, तो यहाँ पर किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। इसी तरह न चाहते हुए भी कोहली को टीसीएस की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस कंपनी को इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनको आज के टाइम में इंडियन आईटी इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। हालांकि उनके लिए इंडिया में मार्केट बिल्ड करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई भी बेंचमार्क अवेलेबल नहीं था और टीसीएस को सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। ऐसे में कोहली साहब को कुछ समय बाद यह महसूस हुआ कि सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनीज का ही डाटा मैनेज करने से कुछ अर्निंग नहीं होने वाली, तो क्यों ना यहाँ पर बाहर की कंपनीज को अपनी सर्विसेज ऑफर की जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उनकी यह सर्विसेज आखिर लेगा कौन, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था कि इंडिया में कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग का कोई ट्रेंड नहीं था और मार्केट में ऐसी मानसिकता फैली हुई थी कि कंप्यूटर के आने के बाद बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी और ये लोगों के रोजगार को खतरे में डाल सकता है। इवन सरकार भी इसी तरीके की सोच रखती थी, इसीलिए लोगों के मन में कंप्यूटर को लेकर एक गलत इमेज बन गई थी। इसके कारण टीसीएस के लिए क्लाइंट ढूंढना बहुत बड़ा टास्क बन चुका था। लेकिन काफी सारी मेहनत के बाद और कोशिशों के बाद टीसीएस को अपना पहला प्रोजेक्ट मिल ही गया, जो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। असल में उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस के बीच ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको इंटर ब्रांच रिकॉन्सिलिएशन सिस्टम कहा गया। यह प्रोजेक्ट मात्र बैंक के लिए नहीं बल्कि टीसीएस के लिए बहुत फायदेमंद था और इम्पोर्टेंट था। इसी तरीके से टीसीएस की टीम ने पूरे डेडिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया और बहुत कम समय में भी इसको कंप्लीट करके दिखाया। इस सक्सेस के बदौलत कंपनी को बहुत ही जल्द 14 अलग अलग बैंकों से प्रोजेक्ट मिला। साथ ही उनको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि यूटीआई के तरफ से भी एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें टीसीएस को इन्वेस्टमेंट डाटा को मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब भी यहाँ तक तो सब चीज ठीक चल रही थी और भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन टीसीएस ग्रोथ की ओर बढ़ रहा था। भी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर सरकार कंप्यूटर्स के खिलाफ थी, इसीलिए बैंक में मिलने वाले प्रोजेक्ट अचानक से बंद हो गए, जिसकी वजह से टीसीएस को बड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि एक टाइम तो ऐसा भी आया जब एफ.सी. कोहली ने जे.आर.डी. टाटा को वार्न भी कर दिया कि अगर जल्दी से हमें कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो फिर हमें टीसीएस को बंद करना पड़ सकता है। हालांकि इसी दौरान एफ.सी. कोहली और उनकी टीम खूब मेहनत करती रही और नए नए क्लाइंट्स को ढूंढती रही। इसी खोजबीन के दौरान 1970 में एफ.सी. कोहली को अमेरिका के IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स 1970 में एफ.सी. कोहली को अमेरिका की IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पर इंजीनियर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए अमेरिका जाना पड़ गया। वहां जाने के बाद कोहली साहब ने ये सोचा कि जब इंडिया में टीसीएस के लिए प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्यों ना यहीं पर तलाश की जाए। इसी सिलसिले में उनका कांटेक्ट बरोस कॉरपोरेशन से होता है, जो कि कंप्यूटर बनाने का काम किया करती थी और ये कंपनी अपने कंप्यूटर्स के लिए एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहती थी। ऐसे में एफ.सी. कोहली ने उनको भरोसा दिलाया कि टीसीएस उनका यह काम एफिशिएंटली कर सकती है।
एफसी कोहली के कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होकर बेरोज ने 1973 में टीसीएस के साथ एक पार्टनरशिप कर ली और कंपनी को $24,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जो कि भारत की पहली आईटी आउटसोर्सिंग डील थी। लेकिन अब देखा जाए तो टीसीएस के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि टीसीएस के पास अपना खुद का कोई ऐसा कंप्यूटर ही नहीं था जिसके ऊपर वह सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए। लेकिन अब टाटा इतने बड़े डील के लिए कंप्यूटर खरीद भी सकती थी, लेकिन उस टाइम पर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर खरीदना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कंप्यूटर पार्ट के इंपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेकर रखी हुई थी, क्योंकि उनको ये डर था कि कंप्यूटर लोगों की नौकरी खा ना ले, और अगर ऐसा होता तो इससे इंडिया की जो खराब इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा नीचे चली जाती। अब कुछ स्पेशल केसेस में कंप्यूटर खरीदी तो जा सकती थी, लेकिन उसके लिए पहले एप्लीकेशन देनी होती थी, जिसमें यह मेंशन होना बहुत ज़रूरी था कि आप कौन सा कंप्यूटर खरीद रहे हैं, या फिर पार्ट्स की डिटेल क्या है, किस कंपनी से खरीद रहे हैं, और जहां पर जिस काम के लिए आप यूज़ करेंगे उसका भी पूरा डिटेल मतलब कि अप्रूवल मिलने में 9 से 12 महीने का समय लग जाता था। लेकिन बेरोज कॉरपोरेशन अपने सॉफ्टवेयर के लिए इतना ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, तो फिर अब यहाँ पर करे तो करे क्या। अब इस मुश्किल सिचुएशन में टीसीएस के सामने बस एक ही रास्ता बचा हुआ था, और वो था एलआईसी का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। असल में टीसीएस को आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से आईसीएल कंपनी का एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई थी, जो कि असल में एलआईसी का था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एलआईसी अपने कामों के लिए किया करता था, लेकिन इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी आईएसआई की थी। लेकिन यहाँ पर भी एक अड़चन आ गई। एलआईसी के एम्प्लॉय यूनियन ने ये कहकर टीसीएस को कंप्यूटर इस्तेमाल करने से रोक दिया कि किसी बाहरी कंपनी को उनके सिस्टम का एक्सेस देना सही नहीं होगा। उन्हें यह डर था कि इससे ऑर्गेनाइजेशन की डाटा और प्राइवेसी पर खतरा हो सकता है। अब वैसे तो देखा जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था, लेकिन कोहली साहब ने यहाँ पर बहुत समझदारी से काम किया और उनको किसी तरीके से कन्विंस कर लिया, और वो कंक्लूजन कुछ इस तरीके से था कि टीसीएस मात्र अपने सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के लिए ही कंप्यूटर का यूज करेगी, और इससे एलआईसी के डेटा या फिर उनके काम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरकार उनकी इस बातचीत के बाद एम्प्लॉयज यूनियन ने ट्रस्ट करके टीसीएस को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, और फिर काफी डिफिकल्टीज के बाद ही टीसीएस ने एक ऐसा हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि बेरोज कॉर्पोरेशन को काफी पसंद आया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके न सिर्फ कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि यह भारत की आईटी इंडस्ट्री लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के बाद भी टीसीएस ने बेरोज कॉर्पोरेशन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, और इन सभी प्रोजेक्ट के बदौलत 1976 में टीसीएस ने $1 मिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू क्रॉस किया। साथ ही उनको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए प्रमोशन काउंसिल की तरफ से टॉप एक्सपोर्टर का भी अवार्ड दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1978 में टीसीएस और बेरोज के बीच में यह पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट गई। अब ये आखिर क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1978 के दौरान टाटा सन्स मतलब कि टाटा ग्रुप के मेन कंपनी ने बेरोज के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू, जिसको टाटा बेरोज का नाम दिया गया। इस वेंचर का मोटिव था कि भारत में बेरोज के कंप्यूटर्स बेचे जाएंगे और उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। अब इस जॉइंट वेंचर से टाटा सन्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन टीसीएस के लिए ये कुछ मुश्किलें लेकर आया। एक्चुअली टीसीएस के पास में दो ऑप्शंस थे। पहला कि वो टाटा बेरोज का जो जॉइंट वेंचर था उसका हिस्सा बन जाए, या फिर दूसरा कि वो खुद की अलग पहचान बना ले और फिर आगे चलकर अपने तरीकों से काम किया करे। लेकिन बात ये थी कि टीसीएस की ज्यादातर कमाई बेरोज से ही आ रही थी, इसीलिए अगर उसने अलग पहचान अपनी बनाई, ना सिर्फ उसकी अर्निंग रुक जाती, बल्कि उसको नए नए क्लाइंट्स ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती, और सबसे बड़ी बात टीसीएस टाटा बेरोज का ही कंपटीशन बन जाती। और ये सब शायद तक जेआरडी टाटा को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी एफसी कोहली, जो कि उस समय टीसीएस के सीईओ थे, उन्होंने फैसला लिया कि टीसीएस एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगा, और फिर इस डिसीजन की वजह से टीसीएस और टाटा सन्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी कैसे भी करके कोहली साहब टीसीएस को आगे बढ़ाते रहे, और उन्होंने इंडियन मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की भी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान टीसीएस ने SEAP यानी कि सिस्टम फॉर ईस्टर्न अफ्रीकन पेमेंट इस नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिसको ईस्टर्न अफ्रीका के देशों के पेरोल और अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
पहले ये सारे के सारे काम मैनुअली किए जाते थे, में काफी ज्यादा टाइम लगा करता था और गलतियां भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन टीसीएस के बनाए गए SEAP सॉफ्टवेयर ने पूरा काम आसान कर दिया था और फिर प्रोजेक्ट की सक्सेस ने टीसीएस को इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ी पहचान दिला दी। इसके बाद टीसीएस ने इंडिया में न्यूक्लियर पावर के कई सारे प्रोजेक्ट में काम किया। हिंदुस्तान एरोनॉल लिमिटेड के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। और ये बात आपको बता देता हूँ कि ये सब टीसीएस की ही देन है कि आज आप पेपर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। जी हाँ, टीसीएस ने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के लिए शुरुआती कंप्यूटराइज सिस्टम का डेवलप किया था। यहाँ तक कि 1977 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पैन कार्ड का सिस्टम टीसीएस ने ही डेवलप किया था। इसके अलावा 1980 में टीसीएस ने पुणे के अंदर भारत का पहला सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करके दिखाया था, जिसका नाम रखा गया था टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर। TRDDC का उद्देश्य था रिसर्च करने की नई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, टीसीएस अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। और इसी TRDDC की बदौलत 1980 के अंत तक टीसीएस 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था। 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका था और यहाँ तक कि 40 अन्य देशों में अपनी सेवाएं दे रहा था। पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर उस समय इंडिया में कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी नहीं थी और ना ही इससे रिलेटेड कोई कोर्स हुआ करता था, तो फिर टीसीएस को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए स्किल्ड लेबर कहाँ से मिल जाते थे? क्या उन्होंने बाहर के देशों से प्रोफेशनल्स को हायर किया था? बिल्कुल भी नहीं। असल में टीसीएस के फाउंडर FC कोहली ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाला था। उन्होंने IIT कानपुर से रिक्वेस्ट किया कि उनके कोर्सेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स को भी ऐड कर दिया जाए। लेकिन उस टाइम पर एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हुआ था कि अगर स्टूडेंट इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनको जॉब आखिर कौन देगा? तो यहाँ पर FC कोहली ने यह भरोसा दिलाया कि जो भी यह कोर्सेज करेगा उसको टीसीएस में जॉब दे दी जाएगी। और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए IIT कानपुर के ज्यादातर ग्रेजुएट्स को हायर कर लिया। लेकिन कोहली साहब को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि टीसीएस एक वक्त के बाद यानी कि एक लिमिटेशन के बाद टीसीएस में हर किसी को जॉब नहीं दे पाएगा। इसीलिए उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ डील की और यह तय किया कि टीसीएस स्किल्ड इंडियन इंजीनियर्स प्रोवाइड करवाएगा, वह भी दूसरे देशों की मार्केट से कम सैलरी पर। और इसी प्लान के तहत 1973 से लेकर 1977 के बीच IIT के बैचेस में से करीबन 1/3 स्टूडेंट्स को टीसीएस ने US भेज दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जितने भी टेक एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 1/3 एम्प्लॉयज इंडियन ओरिजिन से हैं, जो कि ये सब टीसीएस की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। टीसीएस ने अपनी इनोवेशन और स्ट्रेटेजी से कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने पहली बार $1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया। मई 2013 में टीसीएस को इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से 11 बिलियन रुपए का 6 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर इसी साल कंपनी ने अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनीज में अपनी जगह बना ली। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि जुलाई 2014 में टीसीएस एक और बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हुए 5 ट्रिलियन कैपिटलाइजेशन वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई। साल 2015 में टीसीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 23 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर सामने आई और अपनी पहचान एक बड़े लेवल पर बना ली। आज ये दुनिया का चौथा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड है, जिसने ब्रिटिश पेट्रोलियम और वर्ल्ड बैंक और JP मॉर्गन, जनरल इलेक्ट्रिक, लॉयड बैंकिंग ग्रुप, टेस्ला, नोकिया, सिमंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई सारे ग्लोबल जायंट्स के लिए काम कर रखा है। और इसने खुद को इतने बड़े ट्रस्टेबल कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश किया है कि इंडिया के अलावा दूसरी देश की गवर्नमेंट भी अपने कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए टीसीएस को चुना करती है। बाकी आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि इन्वेस्टर ओशियन को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और मैं लाता रहूं। धन्यवाद।